नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि अभी अपन लोगों ने देखा कि पटवारी के जो पेपर थे वो चल रहे थे, उनका एनालिसिस चल रहा था। अब पेपर खत्म हो गए हैं तो एनालिसिस भी समाप्त है। पर अब अगर देखा जाए तो आगामी समय में वन आरक्षक और जेल प्रहरी इनकी परीक्षाएं होनी हैं, जिनकी क्लास की मैंने चर्चा पुरानी वाली वीडियो में किया था। पुरानी क्लास में कर दी थी कि इसकी जो क्लासें हैं वो नित्य रूप से चालू हो जाएंगी, तो अब वो कंटिन्यू हो चुकी हैं दोस्तों। तो हर दिन 9:30 बजे सामान्य विज्ञान की जो क्लास है वो लगा करेगी। तो इसको आप लोग ध्यान से करें। प्रैक्टिस सेट आज एक में हम जीव विज्ञान की चर्चा करेंगे। जीव विज्ञान में खास तौर पर कोशिका वाले जो पार्ट है उसको हम सम्मिलित करेंगे। अगर आप लोग पटवारी की परीक्षा में गौर करें, अगर आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा है तो एक दो जो भी है एक दो क्लासों को देख लेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि जो कोशिका वाला चैप्टर था दोस्तों वो कितना महत्वपूर्ण था। हर एक पेपर में कोशिका से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न तो कोशिका को लेकर आया ही है ना। तो इसी को अपन लोग कंटिन्यू करते हैं और धीरे धीरे पहले अपन कोशिका पे चर्चा करेंगे, फिर डीएनए आरएनए पे चर्चा करेंगे और इसी प्रकार से जीव विज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं वो कवर हो जाएंगे। और इसके बाद फिर रसायन विज्ञान को लेंगे और उसके बाद भौतिक विज्ञान को लेंगे और अन्य फिर विज्ञान के जो भी मिक्सअप क्वेश्चन होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। केंद्र में अपन पटवारी और आबकारी वाले जो पुराने पेपर हुए हैं उनको लेकर भी चलेंगे साथ में, ताकि देखते जाएं कि जो प्रश्नों का स्तर है, पहले जो व्यापम कहलाता था अब जो ईएसबी कहलाता है, उसमें कहां तक बदलाव आया हुआ है। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम से जुड़ते ही उनको फायदा ये होगा कि इसकी जो पीडीएफ है वो क्लास खत्म होने के बाद उसमें अपलोड कर दी जाती है। आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। सामान्य विज्ञान जीव विज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 1, मध्य प्रदेश वन आरक्षक और जेल प्रहरी 2023। समय बहुत कम है, कोर्स बहुत ज़्यादा है। चलिए चालू करते हैं। हालांकि जो लोग पटवारी का जिन्होंने पेपर दे रखा है उन लोगों के लिए फ़ायदा है, क्योंकि उन लोगों के लिए ये एक तरीके से रिवीजन ही होगा। चलिए सबसे पहले ही कोशिका विज्ञान है ना। जीव द्रव्य क्या होता है? अब भैया जीव द्रव्य क्या होता है ये कहाँ से आ गया? पहले तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यह एक तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म में है। गाढ़ा, गाढ़ा आप लोग जानते हैं। रंगहीन यानी रंग इसका नहीं होता। पारभासी, एक जगह से दूसरी जगह आर पार देख सकते हैं। लसलसा यानी चिपचिपा सा। वजन युक्त यानी इसमें वजन है, इस तरीके का एक पदार्थ होता है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। क्लियर? ये वाली बात तो यहां से क्लियर हो जाती है। जीवन का भौतिक आधार हम इसको क्यों कहते हैं, प्रश्न चिन्ह यहां पर आता है दोस्तों। इसलिए जीवन का भौतिक आधार कहते हैं क्योंकि यह जीव द्रव्य जो है वह कोशिका में और कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। और हम सब लोग भली भांति इस बात को जानते हैं कि मानव का जो पूरा शरीर है या फिर किसी भी प्राणी का जो शरीर है या फिर इनमें हम पादपों को भी ले लें तो सभी कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं। छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, इनकी संख्या अनंत होती हैं, है ना। इतनी कोशिकाएं शरीर में होती हैं, बनती हैं, मिटती हैं, इन्हीं के बनने से ऊतकों का निर्माण भी होता है। तो कोशिका को हम क्या बोलते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। और इसमें जो द्रव्य भरा हुआ है यानी जो तरल पदार्थ भरा हुआ है वही जीव द्रव्य कहलाता है। इंग्लिश में इसका नाम होता है दोस्तों प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। मैं यहां पर बता देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आए। साथ साथ में दोस्तों इस इंग्लिश को जरूर भी आप लोग करते जाएं। ये पता है आपको कब ज़्यादा फायदा देता है? जब आप पेपर देते हैं ना, तो उस समय पर बहुत सारे शब्द हिंदी के ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन में डाल देते हैं, तब ये इंग्लिश वहां पर काम में आती है। और जब कभी ऐसे शब्द आते हैं जो दो दो बार आ चुके हैं, लेकिन यदि हम उसका इंग्लिश देखेंगे तो इंग्लिश में उनका अर्थ अलग होता है ना। अर्थ या एक तरीके से उनका जो शब्द होता है वो अलग होता है, वहां से हम क्लियर हो जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की बात चल रही है। क्लियर? तो चलिए, हमने देखा कि इसको जीवन का भौतिक आधार कहते हैं क्योंकि ये कोशिका में होता है। तो यदि कोशिका में है तो निश्चित तौर पर पूरे शरीर में ही होगा, है ना। कोशिका का मतलब आप क्या समझते हैं? कोशिका पूरे शरीर में पाई जाती है दोस्तों, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं। धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए यहां पर प्रश्न है कि जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है दोस्तों कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक द्रव्य। यानी कोशिका द्रव्य, मान लीजिए ये कोशिका है, इस तरीके की कोशिकाएं होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। इस तरीके की कोशिकाएं पादप में होती हैं, है ना। इस तरीके की ये जंतु कोशिकाओं में होती हैं, इस तरीके की जंतु। तो यहां पर होता है केंद्रक इस तरीके से, और ये जुड़ा होता है। तो 2 प्रकार का उन्होंने बोला ये द्रव होगा। कैसा? एक होगा कोशिका द्रव जो यहां यहां भरा होगा,
समझ रहे हैं ना आप। और एक होगा केंद्रक द्रव्य जो इसके अंदर भरा होगा। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, जो कोशिका द्रव्य होता है दोस्तों उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। क्लियर। और इसके बाद में होता है केंद्रक द्रव्य, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूक्लोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लोप्लाज्म। न्यूक्लोप्लाज्म। इन दो को आप लोग अच्छे से याद रखें। कोशिका द्रव्य कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहेगा। केंद्रक द्रव्य कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। अब देखते हैं जीव द्रव्य किन तत्वों से मिलकर बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन समझ जाइए कि आने वाले हैं। सरल प्रश्न तो ऊपर जीव द्रव्य क्या होता है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तब फिर ऐसे प्रश्न आएंगे। जीव द्रव्य किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो जीव द्रव्य का जो 99% भाग है दोस्तों वह 4 तत्वों से मिलकर बनेगा। इसको आप लोग याद ऐसे कर सकते हैं, OCHN। इसको याद रखेंगे तो पूरा याद रहेगा। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन से O, C, हाइड्रोजन H और N, OCHN। 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। अब ये और देख लेते हैं कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है ना, यानी कि कितने परसेंट में होता है। इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन आप लोग लिख लेना। 76% होता है ऑक्सीजन। कार्बन की यदि हम बात करेंगे दोस्तों तो कार्बन होता है 10.5%। हाइड्रोजन जो होता है वो होता है 10%। और नाइट्रोजन की यदि हम बात करेंगे तो 2.5%। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आप तुरंत O2 लगा देते हैं। लगा देते हैं कि नहीं लगा देते हैं? इसी प्रकार पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा कौन सा होता है? वो भी O2 होता है। क्लियर, दो चीजें यहां से क्लियर हुई। आगे चलते हैं। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। 81:19, या फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं 81:19। दोनों में एक हिंदी में लिखा है और ये संकेत के माध्यम से लिखा हुआ है। जीव द्रव्य का कितने प्रतिशत भाग जल होता है? तो 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य का कितने प्रतिशत भाग जल होता है? तो क्या होता है? 80% भाग उसमें जल होगा। क्लियर। अब ये आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? जीव द्रव्य में आप सुनेंगे 80% भाग सर जल हो गया तो बाकी चीज, तो जल भी तो H2O से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन आ गया उसमें कि नहीं आ गया? अब आप समझिए ध्यान से। हाइड्रोजन आ गया उसमें, ऑक्सीजन आ गया उसमें, कार्बन, नाइट्रोजन बाकी होते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया बात? बस। जीवन की सबसे छोटी, अब यहां से अपन कोशिका की चर्चा करेंगे दोस्तों। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो कोशिका। कोशिका के अध्ययन को कौन सा विज्ञान कहते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी। कोशिका के विज्ञान को, सेल यानी सेल के अध्ययन को कौन सा विज्ञान कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी। इसको आप लोग समझिएगा, सेल बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने। शब्द का प्रयोग है दोस्तों, किसका शब्द का प्रयोग? कोशिका को सर्वप्रथम खोजा किसने था? तो दोस्तों एक नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? एंटोन वॉन और ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। जो लोग पुराने विद्यार्थी होंगे वो लोग ल्यूवेनहॉक के नाम से जान रहे होंगे, है ना, क्योंकि जब शुरुआत में अगर पढ़ाई है तो उसमें अपन ने देखा है कि डायरेक्ट नाम बता देते थे ल्यूवेनहॉक, लेकिन उनका पूरा जो नाम है वो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले कोशिका के बारे में चर्चा की, पर कोशिका को नाम कोशिका रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया। क्लियर। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है दोस्तों, याद रखिएगा। एक नंबर ऊपर या नीचे हो सकते हैं अगर ध्यान नहीं देंगे तो। चलिए आगे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? तो यह 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान के द्वारा किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1838-39 में। इसको भी याद रखें, किसने किया है? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। लेकिन इन्होंने जो सिद्धांत दिया था दोस्तों वो सिद्धांत सफल नहीं हो सका था, यानी कि वो सिद्धांत कोशिका के विभाजन की पुष्टि नहीं करता। आप कहेंगे विभाजन कहाँ से आ गया दोस्तों? तो विभाजन का मेरा मतलब है कि हम जो शरीर हमारा जो बड़ा हो रहा है ना, ये कोशिका के विभाजन से ही बड़ा होता है। एक कोशिका से दूसरी बनेगी, तीसरी बनेगी, और ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि समसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस तरीके से अभी जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं उनको देखिएगा आप लोग, इस तरीके से ये विभाजन होता है
बहुत जल्दी, तभी हमारा ये जो शरीर है वो बढ़ता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो डॉक्टर हैं या बहुत सारे जो ज्ञानी हैं वो लोग कहते हैं एक व्यक्ति अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में वो व्यक्ति नहीं रह जाता जो वो पहले था। बस मन का किला खेले, जो हमारा जैसे मन है, मन वही का वही रहता है, बाकी शरीर पूरा का पूरा बदल जाता है। यानी कि अभी से लेके आपके जन्म से लेके अभी तक में आप कितनी बार बदल गए हैं सिर्फ इसी के कारण, ये विज्ञान कहता है दोस्तों, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमने क्या देखा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्लाइड एंड स्वान के द्वारा किया जाता है, लेकिन कोशिका के विभाजन को सफलतापूर्वक यदि किसी ने बताया है तो वो बताया है रूडोल्फ विर्चो ने। किसने बताया है? रूडोल्फ विर्चो ने। यानी कोशिका विभाजन के सिद्धांत को सबसे पहले बताना और सफल सिद्धांत को, तो वो रूडोल्फ विर्चो हैं। इनके अगर सन की हम बात करेंगे दोस्तों तो 1855 की बात है। कब की? 1855 की बात है। क्लियर। अब देखते हैं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों 2 प्रकार की होंगी, एक होगी प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये यूकैरियोटिक कोशिका। बार बार प्रश्न आते हैं दोस्तों, इन दोनों से प्रश्न आते हैं और एक बार में आप लोगों को इतने अच्छे से याद हो जाएगा फिर भूलेंगे ही नहीं। सबसे पहले समझ लें कि जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में कैसी कोशिकाएं मिलेंगी, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मिलती हैं। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु और नीलहरित शैवालों में। शैवाल आप लोग समझ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा यदि आप लोगों के आसपास में कोई पुरानी टंकी हो या कोई बहुत पुरानी दीवार हो, बरसात के समय में उसमें हल्की सी काई सी जमने लगती, छोटी छोटी घासें, वही शैवाल ही कहलाती हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति का मतलब समझ रहे हैं, कोशिका की दीवार, उसी को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं उसको सेल बॉल। सेल बॉल, ठीक। ये होती है कोशिका भित्ति। ये जो बाहरी आवरण होता है ना, यही, ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। प्रोटीन की होगी और कार्बोहाइड्रेट की। अब आप कह रहे होंगे सर ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ गया, तो अब एक बात को समझ लीजिए, कोशिका का जब हम औसत संगठन देखते हैं तो उसमें कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, यहीं से आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे पहले उसमें पाया जाता है जल, 70 से 90। अभी अपन ने 80 की चर्चा की थी तो 70 से 90 एवरेज 80 हो गया। फिर उसमें होगा प्रोटीन, फिर उसमें होगा कार्बोहाइड्रेट, फिर उसमें होगा लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल होंगे, न्यूक्लिक अम्ल होंगे और आयन होंगे। ये पूरी कोशिका का एक तरीके से संगठन है। प्रोटीन देखा जाएगा तो 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, ये 5 और 7% न्यूक्लिक अम्ल, और आयन 1। अब आप समझिएगा कि जब ये उसके संगठन में पाए जा रहे हैं कोशिका के, तो ये बार बार कोशिका के सभी अंगों में आते हैं। इसलिए अब आप लोग पूरे उसमें कंफ्यूजन में मत आना कि कहीं आएगा प्रोटीन की थैली, कभी आएगा आत्मघाती थैली, कभी आएगा प्रोटीनों का आदान प्रदान, कभी कार्बोहाइड्रेट का आदान प्रदान। ये कोशिका के ही अंदर हो रहा है ना। तो ये सब बार बार आएगा, तो अब आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना, ये पूरी कोशिका का संगठन होता है। क्लियर है। चलिए अब चालू करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर वो कहाँ गए? OCHN, OCHN यानी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये सभी में पाए जाते हैं दोस्तों। क्लियर है। चलिए माइट्रोकांडिया, एंडोप्लाज्मिक, गोल्जी कॉय, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रिका, सेंट्रियोल किन कोशिकाओं में पाया जाता है, तो दोस्तों ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये सभी चीजें प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। वही प्रोकैरियोटिक कोशिका जो कि जीवाणु और नीलहरित शैवालों में पाई जाती हैं। तो यहां से इस चीज को बहुत अच्छे समझ ले, माइट्रोकांडिया, एंडोप्लाज्मिक गैलिस्कम, इसको हम ER भी कह देते हैं, अभी आगे आएगा, गोल्जी काय, केंद्रक झिल्ली जो केंद्रक में झिल्ली होती है, लाइसोसोम, लाइसोसोम, केंद्रिका, केंद्रक के भी अंदर जो होती है उसको केंद्रिका कहते हैं, सेंट्रियोल
ये किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक, यानी कि दो प्रकार की थी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार का होता है? यानी कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया तो जाता है, पर कितने प्रकार का होता है? तो इसको हम लिखते हैं 70S प्रकार का। और यहीं से आप लोग समझ लें कि यूकैरियोटिक में कितना होता है? तो 80S प्रकार का, 80S प्रकार का। दोस्तों सीधा प्रश्न आता है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये, कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितना होगा? 70S प्रकार का। और यूकैरियोटिक में कितना होगा? तो 80S प्रकार का। क्लियर। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके माध्यम से होता है? चूंकि कोशिका है तो होगा ही, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है क्या? श्वसन। क्लियर। अब यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन कैसे होगा दोस्तों? तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन होता है वह होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। यहां मैं लिख देता हूं, प्रोकैरियोटिक में श्वसन कैसे होता है? तो कोशिका झिल्ली के द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा। अब आप कहेंगे कोशिका झिल्ली क्या है सर? प्रश्न आ रहा है ना बार बार, तो कोई दिक्कत नहीं, ये अपन ने ऊपर कोशिका बनाई थी, इसी के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है दोस्तों, इसी को कहते हैं कोशिका झिल्ली। और जब प्रोकैरियोटिक की बात आएगी तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक सुव्यवस्थित गजब की रचना होती है, जिस पे अभी अपन चर्चा करने वाले हैं, वहां से श्वसन होगा। क्लियर। अब आप समझिए, जिस प्रकार से हमारा शरीर पूरा श्वसन कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है ना, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, शरीर में पाचन की क्रिया होती है, उसी तरीके से इस छोटी सी कोशिका में भी होता है दोस्तों। इसीलिए इसको शरीर की सबसे छोटी और क्रियात्मक, साथ साथ में संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। क्लियर। चलिए, प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा होता है? अब प्रकाश संश्लेषण भी होगा, तो यह थाइलेकाइड में होता है। किसमें होता है दोस्तों? थाइलेकाइड में। कहां? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब यदि यूकैरियोटिक कोशिका की बात आ जाएगी, यूकैरियोटिक कोशिका की बात आ जाएगी, तब प्रकाश संश्लेषण किसमें होगा? तब प्रकाश संश्लेषण होगा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में। किसमें होगा? क्लोरोप्लास्ट में। अब आप लोगों को एक चीज तो क्लियर हुई कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ये जो दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, ये जीव में, पादप में, सभी में पाई जाती हैं। समझना, ये एक कोशीय बहुकोशीय वाली कहानी नहीं हो रही है, वो एक अलग है कोशिका का विभाजन। समझना, वो कोशिकाओं का एक अलग विभाजन है। ये जो विभाजन है ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के प्रकार पे है। समझ रहे हैं ना? तो ये पादप में भी पाए जाएंगे, जंतुओं में भी पाए जाएंगे, दोनों में पाए जाते हैं। क्लियर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का विभाजन किस प्रकार से होता है? प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का और यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार का। ये याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है। अब आप समझ लें बहुत अच्छे से दोस्तों, हालांकि ये जो कोशिका विभाजन वाला चैप्टर है ये अपन दूसरे वाले में अच्छे से करेंगे, पर यहां पर मैं थोड़ा आपको जरूर बताऊंगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्धसूत्री प्रकार एक ही प्रकार का हो गया, लेकिन यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के होते हैं। यानी कि एक तरीके से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखेंगे तो लिंग प्रजनन भी होता है। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक है। कोशिका पूर्ण निश्चित आकार और आकृति बनाए रखने में कौन सा अंग कार्यरत होता है? तो कोशिका भित्ति दोस्तों, कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका की वहां पाई जाती है, कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका बॉल, ये जो ऊपर है, याद रखिए ये कोशिका भित्ति थी, और यहां जो ऊपर हल्की सी पाई जा रही थी झिल्ली, वो कोशिका झिल्ली थी। तो कोशिका भित्ति, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोंगल कैन की बनी होती है। पेप्टिडोंगल कैन, इसका सही नाम इस तरीके से है दोस्तों, पेप्टिडोंगल कैन की बनी होती है। पेप्टिडोंगल कैन की बनी होती है। इसको दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सीधा आता है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोंगल कैन की। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करना। कोशिका झिल्ली में भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये बार बार आएंगे, और कोशिका में पाए जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से बता दिया कि कोशिका झिल्ली में। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? ये झिल्ली बाहर है, ये वाली झिल्ली। अब ये क्या करेगी? ये निर्धारण करेगी किस पदार्थ को अंदर लाना है, किस पदार्थ को बाहर कर देना है। आप देखते जाइए कितनी गजब की है ये छोटी सी कोशिका, और कितने गजब गजब के काम कर रही है ना। श्वसन भी ले रही है, श्वसन भी कर रही है। चलिए, तारक काय की खोज किसने की थी? तारक काय की खोज किसने की थी दोस्तों? तो वो बेरी ने इसकी खोज की थी।
तारक काय को देखें तो हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। तारक काय का जो इंग्लिश नाम होता है दोस्तों वो होता है सेंट्रोसोम। इसकी खोज किसने की थी, वो बेरी ने। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, इसे क्या कहेंगे, तो सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। ये जो कण जैसी रचना होती है, याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है, समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। इस लाइन का मतलब अभी बताऊंगा दोस्तों, तो क्लास काफी बड़ी हो जाएगी। इस वाली जो लाइन है इसका मतलब आपको अगली क्लास में मालूम पड़ेगा, है ना। चलिए, अंतर प्रदप्य जालिका का मुख्य कार्य क्या है। अंतर प्रदप्य, यहाँ पर प्रा है दोस्तों, अंतर प्रदप्य, या इसको ऐसे लिख लीजिए, अंतर प्रदप्य जालिका। अंतर प्रदप्य, इसको हम क्या बोलते हैं, ईआर, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ईआर बोल देते हैं। पूरा नाम इसका होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण और स्त्रवण में सक्रिय भाग लेना। किसके, प्रोटीन का संश्लेषण आप लोग जानते ही हैं, और स्त्रवण निकलने में उसका सक्रिय भाग लेना। ये अंतर प्रदप्य जालिका यानी ईआर, एंडो, क्या नाम है इसका पूरा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये इसका कार्य होता है। राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने खोजा, राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने खोजा, तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में। याद रखिए मैंने कहा ना, पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में कोशिकाएं पाई जा रही हैं, कोशिकाएं पाई जा रही है ना। तो अब वो बोल रहा है कि राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने खोजा है, तो भैया सबसे पहले तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिका में खोजा, और जीई पैलेड ने 1953 में ही जंतु कोशिका में इसको खोज दिया। किसमें, जंतु कोशिका में। तो राइबोसोम क्लियर हो गए कि दोनों जगह है। अब राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, यह प्रोटीन का उत्पादन करता है। देखिए फिर आ गया प्रोटीन, प्रोटीन का उत्पादन करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। सीधा प्रश्न आता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो दोस्तों किसको कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अभी अपन ने पढ़ा था यूकैरियोटिक में 70S प्रकार का राइबोसोम था, और प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का राइबोसोम था, और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का। तो आप लोग इस पर भी ध्यान रखें, 70S और 80S। सीधा प्रश्न यहां से भी आता है। ये प्रोकैरियोटिक है, मैं संकेत के रूप में लिख देता हूं, और ये यूकैरियोटिक है। ठीक, यहां से देख लीजिए, यह हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। यह कहां कहां मिलेगा, हरित लवक में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। क्या, राइबोसोम। क्लियर। अब ये विशेष, यहां से बहुत प्रश्न आता है दोस्तों, स्तनियों के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतः प्रदप्य जालिकाएं नहीं पाई जाती। लाल रुधिर कण के द्वारा प्रोटीन का विश्लेषण नहीं होता। जो लाल रुधिर कण है, यानी कि जब हम रक्त की बात करते हैं, अब यहां से एक चीज और क्लियर हो गई दोस्तों, कि ये जो कोशिका मैंने कहा पूरे शरीर में पाई जाती हैं, तो रक्त में भी तो पाई जाएंगी। तो रक्त में ये जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं, तो उन कोशिकाओं में जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं इस तरीके की होती हैं। आप लोग देखिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ये जो रुधिर कणिकाएं होती हैं जिन्हें रेड ब्लड कर्पल्स भी कहते हैं, उनमें अगर देखा जाए तो राइबोसोम और ईआर नहीं पाया जाता। क्लियर। हाँ, क्यों, क्योंकि उनके द्वारा प्रोटीन का विश्लेषण ही नहीं होता, इसलिए ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। क्लियर। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो अल्टमैन ने 1886। कब की थी, 1886 में। इसको नाम किसने दिया था, बेंडा ने। बहुत प्रचलित क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है सीधा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, क्लियर, अल्टमैन ने 1886 में, और इसको नाम बेंडा ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोशिका का श्वसन केंद्र क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए कितनी चीज आ गई, एक पावर हाउस को भी लिख लेना दोस्तों, पावर हाउस। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है, अब चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया की बात आई है तो डीएनए तो आएगा। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ चुका है पटवारी में, निश्चित तौर पर आप माने चाहे ना माने, वन रक्षक जेल पहरी में भी इस क्वेश्चन को जरूर डालेंगे कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो यह केंद्रक में तो पाया ही जाएगा,
ये हो गई कोशिका, ये हो गया केंद्रक। इसके अलावा यहाँ जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें भी पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है। हरित लवक सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी पेड़ वालों में। पादप से आप लोग समझ रहे हैं ना, पेड़ वालों में, पेड़ पौधे वालों में, इसीलिए उनको पादप कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। गोल्जी कॉय की खोज किसने की? कैमिनो गोल्जी किसने की है? कैमिनो गोल्जी। ये नाम इस तरीके से है दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ है कि कैमिनो गोल्जी, कैमिनो गोल्जी, इन्होंने इसकी खोज की थी। ये इटली के थे। देखते हैं, कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? तो गोल्जी काय को। किसको कहते हैं? गोल्जी काय को, यातायात प्रबंधक। अब प्रबंधक क्या करता है दोस्तों? अभी आप लोगों ने प्रबंध कितना पढ़ा है? तो मैनेजमेंट, किस सामान को अंदर लाना है, किसको बाहर करना है, क्या क्या करना है, तो वो सब कौन करता है? गोल्जी काय। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ये प्रश्न। डी डूबे ने। किसने की थी? डी डूबे ने। लाइसोसोम है क्या, इसमें विशेष में देख लें। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। दो चीजें आ गई स्तनधारियों के लाल रक्त से संबंधित, एक तो उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, और पीछे आ जाइए इसमें देख लीजिए कि राइबोसोम यानी लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रदप जालिकाएं, तीन चीजें नहीं पाई जाती। इसमें स्तनियों के लाल रुधिर कण में या लाल रुधिर कण की कोशिकाओं में। बात एक ही है, चाहे काने से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो। चलें आगे। चलिए, लवक किस में पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। होते कितने प्रकार के हैं? एक होता है हरित लवक, एक होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक। क्लियर? हरित लवक जो दोस्तों होता है इसी को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो वर्णी लवक होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, और जो अवर्णी लवक होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या क्या? हरित लवक को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, अवर्णी लवक को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और वर्णी लवक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक का क्या कार्य होता है? बार बार प्रश्न आता है। हरित लवक पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने का कार्य करते हैं, इसलिए इसे रसोई घर भी कहा जाता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। ये बात और आप लोग अच्छे से याद रखें कि हरित लवक में राइबोसोम पाया जाता है। हालांकि इस वाली बात को अपन ने पीछे एक बार दोहरा दिया है। जो बातें एक बार हो जाएं दोस्तों उनको कंठस्थ कर लिया करिए, है ना। बार बार इतना समय थोड़ी ना होगा आप लोगों के पास कि बस पढ़ते ही रहोगे। आवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है? अब देखिए, आवर्णी लवक वर्ण से मतलब रंगों से होता है, तो हरित लवक तो हो गया जो हरे रंग का था। आवर्णी लवक यानी जिसमें रंग नहीं होगा। तो अब समझिए, ये पौधों की उन कोशिकाओं में पाया जाएगा जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में, यानी जो जड़ होंगी उनमें होगा और जो तने होंगे उनमें, क्योंकि यहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा। इनको हम बोलते हैं आवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक, वर्णी लवक को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। यह पौधों के रंग वाले भाग में पाया जाएगा, जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि। अब यहां से प्रश्न बनता है कि किस में क्या पाया जाता है, और बना भी है। यदि आप लोगों ने दिया है पेपर और एनालिसिस देखा है तो आप लोगों को पता होगा। टमाटर में लाइकोपेन होता है, गाजर में कैरोटीन, और चुकंदर में बीटानीन। चुकंदर में बीटानीन, इन तीनों को याद रखें दोस्तों, बार बार आता है। टमाटर में क्या पाया जाता है? लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन, और चुकंदर में बीटानीन। क्लियर? पाया जाता है। पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला फाइकोसाइनिन है। अब एक चीज और याद रखिए, एक और लवक है जो कि पराबैंगनी विकिरणों से वनस्पतियों को बचाता है, जिसका नाम है फाइकोसाइनिन। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। यहां से मैंने इसको कोष्टक लगा दिया तो आप लोग समझ जाइएगा। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला फाइकोसाइनिन लवक है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? अब जब कोशिका के केंद्रक की बात आएगी तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज कौन कर रहा था? ल्यूवेनहॉक। कोशिका को नाम कौन दे रहा था? रॉबर्ट हुक। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की है? तब ब्राउन शब्द याद रखिएगा। क्लियर? या फिर आप आंख बंद करिए, सोच लीजिए केंद्रक ब्राउन यानी हल्का सा भूरा सा कलर का है, कर लीजिए कल्पना।
याद तो करना ही है ना। कोशिका का प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो कोशिका का केंद्र, जो कि उसके प्रबंधक का कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि कोशिका के अंग तो सभी प्रमुख हैं, पर यदि ज्यादा प्रमुख की हम बात करें तो केंद्रक, क्योंकि बिना केंद्रक के कोशिका का कोई मतलब नहीं हो पाता। फिर कोशिका, एक कोशिका से दूसरी कोशिका नहीं बनेगी, है ना। विभाजन कैसे होगा? तो केंद्रक जो है वो मुख्य विभाजनकर्ता के रूप में कार्य करता है, इसीलिए केंद्रक बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में दिखलाई पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? तो क्रोमेटिन। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोमेटिन। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को क्या कहा जाता है? तो इन धागों को कहा जाता है दोस्तों गुणसूत्र। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी चिंपांजी में, 24 जोड़ी बंदर में, 21 जोड़ी यदि, देखिए मानव में अगर देखा जाए, यहां पर देखिए, मानव में 23 जोड़ी, चिंपांजी में 24 जोड़ी और बंदर में 21 जोड़ी। इसके अलावा तंबाकू में भी 24 जोड़ी पाए जाते हैं। क्लियर? मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? तो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। इन्हीं गुणसूत्रों पर आपको पता है जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन। अब जीन क्या होते हैं? जीन वो आनुवांशिकता की छोटी इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मानव के गुणों को ले जाने का कार्य करती है। देखिए, वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? गुणसूत्रों को, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं और आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखा होगा कि जो दादाजी में आदत थी वही पिताजी में भी रही और वही फिर उनके बच्चों में भी आ गई। तो यही जो गुण होते हैं वह एक तरीके से देखा जाए तो आनुवांशिक गुण कहलाते हैं। कुछ आनुवांशिक रोग भी होते हैं, आप लोगों ने सुन रखा होगा, जैसे कि गंजापन, है ना, या वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते हैं। रक्त का थक्का ना बनना, ये भी आनुवांशिक होता है। इनकी चर्चाएं अपन आगे करेंगे, अभी खाली अपन कोशिकाओं पे हैं तो थोड़ा थोड़ा आप लोग समझते जाएं। कोशिका के केंद्रक के अंदर एक सघन गोल रचना पाई जाती, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रिका। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया सर? बिल्कुल आ गया, ये तो हो गई कोशिका, ये हो गया केंद्रक, ये छोटी सी हो गई केंद्रिका। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केंद्रिका। क्या हो गया? केंद्रिका। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कोशिका की निर्जीव रचना क्या होती है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है दोस्तों। आदमी कहता है कोशिका में निर्जीव रचना कौन सी आ गई? तो रसधानी। जो रसधानी होती है दोस्तों, इसको हम वैक्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? VACLUES, वैक्यूल्स भी कहते हैं रसधानी को। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अमीबा जो होता है ना, आप लोग जानते हैं। कमेंट में बताइएगा कि अमीबा एक कोषीय है, बहुकोषीय है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। ये प्रश्न है आप लोगों के लिए, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और जब अगली क्लास ली जाएगी तो उसमें इसका विश्लेषण किया जाएगा। साथ साथ में जो दोस्तों अगली जो क्लास होगी अपनी, उसमें हम केंद्रक को केंद्र में रखेंगे, यानी कि कोशिका के केंद्रक को, साथ साथ में DNA RNA को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद हम कोशिका विभाजन पर आएंगे, यानी कल वाली क्लास में कोशिका विभाजन पर भी आ जाएंगे। उसके बाद खत्म करने के बाद जैव विकास से चालू करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, कोर्स ज़्यादा है, तो विज्ञान को तो पूरा का पूरा ही अपन को आपकी परीक्षा से पहले क्लासों को ले लेना है, अपलोड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से कहूंगा, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको PDF वहीं पर मिलेगी। अब जैसे ही क्लास समाप्त होगी हम लोग PDF उसमें अपलोड कर देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास।